हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए 4 मार्च का दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया है। तो इस वीडियो में सभी यानी ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों इस वीडियो में, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट का इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। दोस्तों और इसका PDF लेने के लिए दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर दोस्तों मैं पूरा PDF डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछा गया था कि मौर्य वंश का तीसरा शासक कौन था। देखिए इसका आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं मौर्य वंश की दोस्तों। तो मौर्य वंश की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद दोस्तों इसका पुत्र आता है दोस्तों बिंदुसार। कौन आता है? बिंदुसार। अब बिंदुसार का दोस्तों पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। ठीक ना, अशोक। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों इसका? तो तीसरा शासक कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। ठीक ना, मौर्य वंश का अंतिम शासक भी याद रखिएगा, बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था मौर्य वंश का अंतिम शासक। और देख लेते हैं सो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राजवंश पर नंद राजाओं का शासन था। यह राजवंश उत्तर का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। चाणक्य नामक एक ब्राह्मण मंत्री जिसे कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। चाणक्य कौन थे दोस्तों? ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन पूछा था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सो राज्यपाल। राज्यपाल जो दोस्तों होता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक ना, और देख लेते हैं पॉइंट। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का दोस्तों मुखिया होता है, जबकि राज्यपाल राज्य सरकार का नाम मात्र का कार्यपालक होता है। जो मुख्यमंत्री बनता है वह सरकार की वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो देखिए पूछे दोस्तों कि राज्य का वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है, तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। और नाम मात्र का कार्यपालक कौन होता है, तो हो जाएगा राज्यपाल। ठीक ना, अगला देते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है। देखिए बात कर लेते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। और देख लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद नए राज्यों की स्थापना कर सकती है या नए राज्यों को कानून के आधार पर भारत में स्थापित कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, और इससे रिलेटेड पॉइंट बता दे रहा हूँ, इसको जरूर देख लीजिएगा, कल के एग्जाम में आपका पूछ सकता है। और पूछे दोस्तों कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। आत्मीय सभा की स्थापना, इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी। तो प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? आत्मा से करनी चाहिए। ठीक है, आत्मा से करनी चाहिए। ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्म सबसे महान राजा होता है। तो इस तरह थोड़ा सा रिलेट करके याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में याद हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी 1839 में। अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में। ठीक है, डेट आपको नहीं याद रख लेना, डेट कॉल दोस्तों इसका याद रखना है 1828 वाला का, 1875 वाला का। ये 2 डेट याद रखिएगा और कुछ डेट याद करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछता है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। तो देखिए वो संगठन का नाम है INSEAD, कार्नेल यूनिवर्सिटी यानी विप्पो। ये क्या करता है ये संगठन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता है। ठीक ना, इसमें दोस्तों भारत की रैंक कितनी है? तो भारत की रैंक 39 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी थी? तो 39 थी। अगला क्वेश्चन पूछा था कि अशोक चंद्रा कौन से बैंक के नए प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के दोस्तों अशोक चंद्रा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों कि बांगर भूमि किससे कहते हैं। तो देखिए जो पुरानी मिट्टी होती है ना दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उसको दोस्तों बांगर कहा जाता है। और जो नई होती है उसे क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो पूरा देख लेते हैं हम लोग। नई मिट्टी को खादर कहा जाता है। कि बांगर भूमि के उस उच्च भाग को कहा जाता है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। इसमें चूना कंकड़ पाए जाते हैं। यह पुरानी जलोढ़ होने के कारण नवीन जलोढ़ की तुलना में कम उर्वरक होती है। बांगर मिट्टी के प्रायः और समतल तथा अधिक कंकड़ वाले क्षेत्र को भूड कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और खादर पूछता था, खादर नई जलोढ़ मिट्टी हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल सबसे कम पानी की खपत करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरा दोस्तों सबसे कम
पानी सोखता है, ठीक ना। कम पानी वाले और कुछ फसलें याद रखिएगा, ज्वार हो जाएगा, रागी हो जाएगा जिसको मंडुआ कहा जाता है, उड़द हो जाएगा जो कि दाल है, मूंग और अरहर, इसको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में जाता है कि थार मरुस्थल की भूमि कैसी है। तो देखिए दोस्तों, थार मरुस्थल की ज़्यादातर जमीन रेत के ढीलों से ढकी हुई है। यह मरुस्थल शुष्क और बर्बादी वाली जमीन का उदाहरण है। यहाँ की मिट्टी क्षारीयता होती है, ठीक ना। थार मरुस्थल की मिट्टी कैसी होती है? क्षारीयता होती है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ आर्मी के सदस्य था। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का सदस्य कौन था जो 1928 में स्थापित किया गया था, ठीक ना। इसको दोस्तों HSRA कहा जाता है, HSRA कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह, ठीक ना। और देख लेते हैं दोस्तों, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसको HSRA कहा जाता है, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में एक ऐतिहासिक बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बदल दिया गया था। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर से कि भारत के 51वें न्यायाधीश कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना दोस्तों भारत के 51वें न्यायाधीश हैं। कौन सी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कोशिका झिल्ली, जो कि साइंस का क्वेश्चन है। तो कोशिका झिल्ली दोस्तों ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। इसके बारे में देख लीजिए कि कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली एक जीवित पतली नाजुक लोचदार चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है जो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, जो पौधे और पशु कोशिका दोनों में मौजूद होती है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग CAG कैग का कार्य क्या है। देख लेते हैं इसके बारे में, कैग का कार्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग का मुख्य काम भारत सरकार और सभी राज्यों के खातों का ऑडिट करना होता है। CAG देश की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल बनाने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 239A। अनुच्छेद 239A के तहत दोस्तों विधानमंडल संसद को ये अधिकार देता है कि विधानमंडल बना सकता है, ठीक ना, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है कि अरुंधति राय की कौन सी पुस्तक 2025 की में लॉन्च हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा मदर मैरी कम्स टू मी। मदर मैरी कम्स टू मी यानी माँ मेरे पास आओ। ये अरुंधति राय ने 2025 में एक पुस्तक लॉन्च किया। एक दर्रा से पूछा था कि खारदुल्लुंग ला दर्रा कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख में ये दर्रा है दोस्तों, खारदुल्लुंग ला दर्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव दोस्तों सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने दोस्तों आदि ग्रंथ की रचना की थी। और बात कर लेते हैं, देखिए दोस्तों गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था, किसके समय दिया गया था। तो औरंगजेब नहीं दोस्तों, जहांगीर, ठीक ना। जहांगीर के समय दोस्तों अर्जुन देव को फांसी दिया गया था। जबकि दोस्तों औरंगजेब के समय किसको दिया गया था फांसी। तो औरंगजेब के समय दोस्तों गुरु तेग बहादुर को फांसी दिया गया था, ठीक ना। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। न्याय की जंजीर किसने बनाई थी, ये भी याद रखिएगा। तो जहांगीर ने ही दोस्तों न्याय की जंजीर बनवाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह का तट अरब सागर पर स्थित है। तो कौन कौन राज्य है दोस्तों जिसका समूह अरब सागर तट पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, केरल, गुजरात। जो ऑप्शन दिया होगा वही हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। तो देखिए उससे बात कर लेते हैं हंगर इंडेक्स की। तो हंगर इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंक 127 है, 105 है। क्या है, 105 है, ठीक ना। पूरा देख लेते हैं कि साल 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 127 देशों में 105वें नंबर पर है। यह गंभीर भूख की समस्याओं वाले देशों में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में रिवर्स रेपो दर क्या थी। तो देखिए दोस्तों 2024 में रिवर्स रेपो दर 6.50% थी। ये दोस्तों रिवर्स रेपो दर वाला कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। 2 तारीख से आपका एग्जाम है ना, 2 मार्च से। तो 2 मार्च से अभी तक हमको लग रहा है कि 3 से 4 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो रिवर्स रेपो दर और रेपो दर दोनों याद रखिएगा जरूर, ये पूछ रहा है बार बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन पूछा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है। तो देखिए सो केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकारी का प्रयोग करता है। इसमें वरिष्ठ मंत्री, कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। अगला 1857 की क्रांति से पूछ रहा है सो हर बार, ठीक है। तो 1857 की क्रांति में रेवाड़ी से कौन था। तो देखिए सो रेवाड़ी से दोस्तों राव तुलाराम सिंह थे। राव तुलाराम सिंह रेवाड़ी से नेतृत्व कर रहे थे। कानपुर से दोस्तों तात्या टोपे हो जाएगा। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सो तुलसीदास किस शहर से संबंधित थे। देखिए सो तुलसीदास का परिचय गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1511 में चित्रकूट में हुआ था। तो कहाँ से संबंधित है, चित्रकूट से, ठीक है। मंत्रिमंडल को कौन भंग कर सकता है। तो देखिए सो राज्य स्तर पर राज्यपाल मंत्रिमंडल को भंग कर सकता है, वहीं केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्रियों को हटा सकता है। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि 2024 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए सो मानव विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 134 है, ठीक ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा जाता है इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में जीडीपी कितने प्रतिशत घटी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.6% घटी थी। मनसुख मंडाविया ने अगस्त 2014 में कौन से खेल का उद्घाटन किया है। ये 2014 पूछा था कि 2024 पूछा था, 2024 होना चाहिए। 2024 में कौन से खेल का उद्घाटन किया था, या 2014 ही पूछा होगा, तो आंसर हो जाएगा हाँ की, ठीक ना। अब 2014 पूछा था कि 2024, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1857 की क्रांति में अवध को किसने आज़ाद करवाया था। तो देखिए सो ये 1857 की क्रांति जरूर पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में बार बार पूछ रहा है, ठीक ना। तो 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल मौलवी अहमदुल्ला शाह के नेतृत्व में अवध को आज़ादी मिली थी। पल्लव राजवंश का अंतिम राजा कौन था। तो देखिए सो इसका आंसर हो जाएगा अपराजित वर्मन पल्लव। ये पल्लव वंश का अंतिम राजा था, ठीक ना। चोल राजा आदित्य प्रथम ने 9वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में अपराजित वर्मन को हराकर कांचीपुरम पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद पल्लव वंश का अंत हो गया था। तो अपराजित वर्मन पल्लव को किसने हराया था। तो आदित्य प्रथम ने हराया था, ठीक ना, जो कि पल्लव वंश का अंतिम राजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब हुआ था। तो देखिए रामकृष्ण परमहंस गद्दर चट्टोपाध्याय 18 फरवरी 1836 को कामारपुकुर बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा था कि एलोरा का मंदिर किस वंश ने बनवाया था। तो देखिए सो एलोरा का मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंशों के शासकों ने करवाया था। ये मंदिर 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बनवाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो ये तीनों शिफ्ट के हैं, ठीक ना, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 79 यानी 79वें सत्र में किस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। तो देखिए सो संयुक्त राष्ट्र महासभा UN के 79वें सत्र 22 से 27 सितंबर 2024 तक न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हो रहा है। इस वर्ष बहस का विषय है किसी को पीछे न छोड़ना, शांति, सतत विकास और मानव की उन्नति के लिए मिलकर काम करना है। ये इसका आंसर हो जाएगा, किसी को पीछे ना छोड़ना और शांति, सतत विकास और मानव उन्नति के साथ मिलकर काम करना। अगला गिरफ्तारी से एक अनुच्छेद पूछा था कि गिरफ्तारी का अनुच्छेद क्या है। तो गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण अनुच्छेद 22 व्यक्तियों को मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये थे दोस्तों हमारे तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं कितने तारीख को, 4 तारीख को, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।